सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि कल हमने पाठ 8 स्वाभिमानी नगा युवती उलूपी के देश में का भाग 1 पढ़ा था, तो आइए बच्चों आज जल्दी से पहले उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये भी बताया गया है कि इन राज्यों की अपनी जनजाति होती है और इनकी अपनी ही संस्कृति है, जिसमें वो किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये भी बताया है कि मणिपुर और नागालैंड के इतिहास तो महाभारत काल से जुड़ा है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि वो एक बार अपने मणिपुरी मित्र के साथ गुवाहाटी के सफ़र पे गए थे, जहाँ पे वो अलग अलग स्थानों पे गए। जहाँ सबसे पहले वो दीमापुर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक चेक गेट मिला, जहाँ पे उन्हें परमिट दिखाने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को मैदानी इलाके के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उसके बाद कुछ समय की यात्रा करने के बाद वो मेजिफेमा नामक स्थान पे पहुँचे, जो कि 40 किलोमीटर आगे था, और वो स्थान बहुत ही ठंडा था, जिसके कारण वहाँ पे जो कुछ औरतें थीं वो चाय बेचने का काम करती थी, और चाय बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वो अपनी चाय को केतलियों में या थर्मस में रखकर बेचा करती थी। तो आइए बच्चों, अब हम इसी पाठ का भाग 2 का अध्ययन करते हैं। पाठ 8 स्वाभिमानी नागा युवती उलूपी के देश में भाग 2। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। मेरी तंद्रा टूटी तो हमारे मणिपुर के मैत्री मित्र ने बताया कि नगा समेत पूर्वोत्तर के सभी जनजाति समूह अपनी कला, शिल्प और परंपरा के अनुसार जीवन जीते हैं और कभी अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करते। उन्हें अपने सामाजिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। यही वजह थी कि जब दीमापुर से कोहिमा के बीच का आधा सफ़र तय करने के बाद हमारी बस फिफेमा में रुकी, तो मैंने किसी भी दुकानदार से जाकर मोल भाव नहीं किया। वहाँ मेजिफेमा की तुलना में अधिक दुकानें थीं। सभी बसें यहाँ रुक कर ज़रूर जाती थीं। यहाँ ज़्यादातर दुकानें टीन की थीं। कोई भी कंक्रीट का मकान नहीं दिखा। सड़क के किनारे महिलाएं स्थानीय सब्जियां और साग बेच रही थीं। रंग बिरंगे परिधान दूर से आकर्षित कर रहे थे, लेकिन तब मेरी औकात केवल निहारने भर की थी। खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन सभी दुकानें व्यवस्थित ढंग से लगी थीं, ताकि राह चलते लोगों को असुविधा ना हो। पूर्वोत्तर के जनजाति समूह में सफाई का बहुत महत्व है। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने बताया है कि जब वो मणिपुर के एक मित्र के साथ आगे जब सफ़र में बढ़े, तो पूर्वोत्तर के सभी जनजाति समूहों में उनकी कला, शिल्प, परंपरा उन्होंने देखी। तो उन्होंने जाना कि वहाँ के लोग जो हैं, मणिपुर के और उस स्थान के लोग जो हैं, अपने सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जब दीमापुर में से कोहियाम के बीच का आधा सफ़र तय करा, तो उनकी बस जो थी फिमेमा में रुकी। तो वहाँ पे जो दुकानदारों से जब लेखक वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने दुकानदारों से किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं किया, क्योंकि उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई भी पुलिस वाला नहीं है, परंतु वहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा बाज़ार लगा है, और बाज़ार बहुत सिस्टम से लगा है। सारी दुकानें टीन से बनी हैं, और उनको वहाँ किसी भी प्रकार का कंक्रीट का यानी ईंटें और पत्थरों का मकान दिखाई नहीं दिया। और वहाँ की महिलाएं जो है सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां और साग बेच रही थीं। वहाँ के लोगों में
सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ के लोग जिस प्रकार से अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से वो अपने आसपास का वातावरण और माहौल भी साफ सुथरा रखते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। उनका सिर्फ घर ही साफ सुथरा नहीं होता, बल्कि आसपास का इलाका भी गंदगी से मुक्त रहता है। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। धूप में खड़ा रहना सुखद लग रहा था, लेकिन हर किसी के पास एक छाता जरूर नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर कभी भी बारिश हो सकती है। कुछ देर के पड़ाव के बाद हमारी बस कोहिमा की तरफ चल पड़ी। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने बताया है कि उस स्थान पे बस थोड़ी देर रुकी थी, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो सिर्फ अपने घर के ही घर को ही साफ सुथरा नहीं रखते थे, परंतु वो अपने आसपास का इलाका भी गंदगी से मुक्त रखते थे। और प्रत्येक मनुष्य के पास बारिश के लिए छाता अवश्य होता था, क्योंकि वहाँ पे किसी भी समय बारिश होनी प्रारंभ हो जाती थी। कुछ समय वहाँ पे बस रुकी, उसके बाद वहाँ से बस दोबारा कोहिमा की तरफ चल पड़ी। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। नागालैंड की महिलाएं जितनी सरल और उदार हैं, उतनी ही सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर सजग हैं। इसका एहसास मुझे भी एक बार हुआ। एक बार फिर से मुझे दीमापुर से कोहिमा की तरफ जाने का मौका मिला। दीमापुर से आगे बढ़ते ही हमारी बस रुक गई। सामने महिलाओं की एक बड़ी संख्या हाथ में लाठी और परंपरागत हथियार लिए खड़ी थी। मैं तो एक बार को घबरा गया, लेकिन मेरे साथ बैठे एक यात्री ने कहा कि आप आराम से बस में बैठे रहें। हमने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर नीचे उतर गए। महिलाएं गुस्से में थीं और मरने मारने पर उतारू थी। पूछने पर पास खड़े एक नगा युवक ने बताया कि नगा उग्रवादी समूहों के बीच अक्सर गुटीय संघर्ष चलता है। वे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरे गुट के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपना शिविर बना लेते हैं और ग्रामीणों से वसूली करते हैं। गुटीय हिंसा में काफी लोग मारे जाते हैं। एक नए नगा गुट ने इस इलाके में अपना शिविर बना लिया है। इलाके की शांति भंग हो गई है। इसका असर महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए शिविर हटाने के लिए ये महिलाएं सड़क पर आ गई हैं। कुछ वर्ष पहले दुकानों पर चाय बेचती नगा महिला और यहाँ उग्रवादियों के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाओं को देखकर मुझे पुनः स्वाभिमानी उलूपी की याद आ रही थी। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नागालैंड की महिलाएं जितनी सरल यानी जितनी सीधे स्वभाव की थी, उतना ही वो अपने समाज को लेकर बहुत ही सजग रहती थी। इस चीज का एहसास उनको दोबारा हुआ जब वो दीमापुर से कोहराम की तरफ दोबारा जा रहे थे, तो उनकी बस के सामने बहुत सी महिलाएं जो थी हाथ में लाठियां लेकर और परंपरागत जो वहाँ पे हथियार होते थे जो उन लोग अपने घरों में ही बनाते थे, उन्हें लेके खड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजें देख के लेखक जो थे वो घबरा गए, परंतु उनके साथ बैठे यात्री ने उनको तसल्ली दी कि आप घबराइए मत, यहाँ पे ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने गुटों में अलग अलग ग्रामीण स्थानों में रहते हैं और दूसरों का हिस्सा घेरने के लिए वो अलग अलग अपना शिविर बना लेते हैं, जिसके कारण महिलाओं बहुत सी हिंसाएं भड़क उठती हैं। इन हिंसाओं को समाप्त करने के लिए और यहाँ की शांति को बनाए रखने के लिए ये महिलाएं इस शिविरों को हटाने के लिए सड़क पर उतर आई हैं। तो लेखक को फिर से ये ध्यान आता है कि ये महिलाएं जो हैं इतने साधारण स्वभाव की, जो अलग अलग स्थान पे चाय बेचती थी और अपनी सब्जियों की दुकानें लगा के रखी हुई थी, परंतु वो उग्रवाद के खिलाफ सड़क पर भी उतर आती हैं और उन महिलाओं को देखकर उनको पुनः स्वाभिमानी उलूपी की याद आ जाती है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।